नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। तो कल तक हम पढ़ चुके थे ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल तथा वैदिक काल हम पूरा पढ़ चुके थे। तो पढ़ते पढ़ते समय भी हमने उनका क्या है आपस में अध्ययन किया था कि ऋग्वेदिक काल में क्या घटना घटित हुई तथा उत्तरवेदिक काल में भी क्या घटना घटित हुई। लेकिन उनको एक ही पेज पे मतलब एक तरीके से एक दोनों की तुलनात्मक करते हुए आज हम पढ़ेंगे उनका तुलनात्मक अध्ययन। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं तो उत्तरवेदिक काल पढ़ते समय वो आपस में तुलना नहीं कर पाते या भूल जाते हैं ऋग्वेदिक काल को, तब उत्तरवेदिक काल पढ़ते हैं। हम इनको क्या है एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आपस में तुलना करेंगे तो दोनों काल अपने को स्वतः याद हो जाएंगे। आगे कहीं आपको अगर क्वेश्चन आए तुलनात्मक अध्ययन वगैरह नहीं आता मुख्यतः, लेकिन हम आज पढ़ेंगे तुलनात्मक अध्ययन, जिसके कारण क्या आपको ऋग्वेदिक काल भी याद रहेगा, उत्तरवेदिक काल भी याद रहेगा कि इसका इसमें ये था तो उसमें ये था, ये चीज आपस में याद रहेगी मित्रों। तो ऋग्वेदिक काल में आज हम इनका पढ़ते हैं, ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन। तो अध्ययन हम इनकी जो भी स्थितियां थी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सबके आधार पर करेंगे। तो राजनीतिक आधार पर अगर हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो ऋग्वेदिक काल में क्या यायावरीय जीवन जीते थे आर्य तथा पशुपालक थे, जबकि यही उत्तरवेदिक काल में क्या हुआ गया, ये स्थायी जीवन हो गया तथा कृषि पे आधारित हो गए। पशुपालक के कारण ही इनकी जिंदगी जो है कृषि आधारित होगी तथा स्थायी जीवन हो गया। ठीक है मित्रों, ऋग्वेदिक काल में कबीलाई जीवन जीते थे, छोटे छोटे कबीलों में विभक्त था, जो अध्यक्ष होता था वो राजन कहलाता था तथा ये जन कहलाते थे, जन कहलाते। उत्तरवेदिक काल में क्या हुआ, ये जन छोटे छोटे जन मिलके ही नहीं राज्य में परिवर्तित होने लगे। ठीक है मित्रों, ठीक है, राजनीति कई जन होती थी, ठीक है, तथा सभा समिति विदित के द्वारा शासन चलता था, सभा समिति विदित के द्वारा शासन चलता था तथा महिलाएं भाग ले सकती थी इसमें। जबकि इसमें क्या हुआ, विदत तो उत्तरवेदिक काल में कहीं उसका उल्लेख नहीं मिलता था, सभा और समिति के जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए और राजा जो क्षेत्रगत राज्य की स्थापना थी तो सब कुछ अपने राजा ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, तथा विदत जो स्त्रियां थी इनका सभा और समिति में जाना निषिद्ध बंद कर दिया गया। ठीक है मित्रों, इनमें वंशानुगत राज्य की स्थापना होती थी, लेकिन ये प्रारंभ में सब जगह नहीं थी, कहीं कहीं वंशानुगत था, कहीं कहीं यानी जो शक्ति के आधार पर माना जाता। लेकिन उत्तरवेदिक काल में क्या वंशानुगत राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। ठीक है, और दोनों में ही नियमित सेना दोनों कालखंड में नहीं है, ना ऋग्वेदिक काल में नियमित सेना थी ना उत्तरवेदिक काल में ही नियमित सेना थी। तो ये राजनीतिक स्थिति मित्रों अब पढ़ेंगे, दोनों की आर्थिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन था या परिवर्तन आया। जैसे आर्थिक जीवन में क्या था, इनका जो युद्ध होता था ऋग्वेदिक काल में उनका था पशुओं के लिए युद्ध होता था। युद्ध प्रिय तो थे लेकिन पशुओं के लिए था। तो यही युद्ध प्रिय जो आगे जाके इनका हो गया उत्तरवेदिक काल में, ये क्षेत्र के लिए होने गया, क्योंकि राज्य की स्थापना हो गई थी तथा क्षेत्रों तथा पशु दोनों के लिए युद्ध होने लगे। ठीक है, यहाँ ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों को पशुदान दिया जाता था, जबकि उत्तरवेदिक काल में पशुदान के साथ साथ आभूषण तथा दास, कपड़े, घोड़ा, ये सब कुछ दिए जाते थे। ठीक है, इनमें पक्के मकानों का अभाव था, ये जहाँ कहीं रहते थे झोपड़ियों बना के रहते थे, कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी इनमें उपयोग किया जाता था। ठीक है मित्रों, तो उसका भी इनको उल्लेख मिलता है। ये लोहे से अपरिचित थे ऋग्वेदिक काल के, जबकि इनमें लोहे का मुख्यतः उपयोग किया गया है। तो अस्त्र शस्त्र के लिए सबसे पहली बार उपयोग किया गया था, उसके बाद कृषि के भी उपकरण वगैरह बनाने प्रारंभ किए थे। मुद्रा प्रणाली के विकास दोनों कालखंड में नहीं था, वस्तु विनिमय दोनों में थी तथा गाय और निष्क का ही उपयोग किया जाता था। निष्क से मतलब है, इनका अर्थ है जो गले के आभूषण वगैरह होते थे उनको निष्क कहते थे। ठीक है मित्रों, तो निष्क से इनका उपयोग जो था वस्तु विनिमय वो किया जाता था। सामाजिक स्थिति, समाज जो ऋग्वेदिक काल में समाज क्या है 3 वर्णों में विभक्त था, जबकि उत्तरवेदिक काल में समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त हो गया। शूद्र वर्ण की स्थापना वो उत्तरवेदिक काल में जाके हुई। वर्ण व्यवस्था इसमें थी वो कर्म आधारित थी ऋग्वेदिक काल में, जो आगे चल के उत्तरवेदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था होगी। इसमें समतामूलक समाज था, तो इसमें भी संयुक्त परिवार वगैरह की प्रथा वही चली आ रही थी। ठीक है, जाति व्यवस्था, कुल गोत्र का अभाव था, इसमें जाति व्यवस्था वगैरह नहीं थी इतनी ज्यादा, लेकिन इसमें क्या जाति व्यवस्था वगैरह का आने लग गई थी। तथा इसमें नए शब्द कुल और गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तथा उत्तरवेदिक काल में ही सगोत्री विवाह का भी मना किया गया कि सगोत्री विवाह इनमें निषिद्ध माना जाता था, पाप माना जाता था। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज था इसमें भी, और इसमें भी पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन जो महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी थी, जिसमें घोषा, सिक्ता, लोपा मुद्रा, क्षावर्ती ये महिलाएं मिलती है, जबकि इनमें क्या है महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। ठीक है मित्रों,
तथा जो विवाहित नहीं, यानी जो स्त्री विवाह वगैरह नहीं करती तो उसको अमाजू कहा जाता था, वो भी थी ऋग्वेदिक काल में। तथा कुछ स्त्रियां योद्धा भी मिलती है। ठीक है मित्रों, विधवा विवाह भी प्रचलन में था, नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी, दास प्रथा भी प्रचलन में था, घरेलू दास का भी प्रचलन था। ये सब ऋग्वेदिक काल में था। इसके उलट अगर जो हम उत्तर वैदिक काल में देखें तो जो था इनका विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा तो दोनों थी, ठीक है, लेकिन इसके साथ अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलन में आ गया। अनुलोम विवाह का मतलब है जो पुरुष है वो उच्च कुल का तथा स्त्री निम्न कुल की, तथा प्रतिलोम विवाह का अर्थ है स्त्री उच्च कुल की तथा पुरुष निम्न कुल का हो। नियोग प्रथा से मतलब अर्थ है कि जैसे किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी या किसी के बच्चा उत्पन्न नहीं होता था तो वो आज्ञा अपने पति अगर जिंदा है तो उसकी आज्ञा से या अपने ससुर की आज्ञा से, क्या है, अपने देवर से या किसी के से द्वारा या अपने गोत्र के अंदर ही गर्भधारण कर सकती थी, वो नियोग प्रथा कहलाती थी। महिलाओं की स्थिति को थोड़ा गिरावट आई थी उत्तर वैदिक काल में, लेकिन इस गिरावट के द्वारा भी कुछ अगर जो पॉजिटिव चीजें थी महिलाओं की, वो क्या था, उनको संपत्ति का अधिकार भी दिया गया। ठीक है मित्रों, तथा वो कहीं कहीं उनको शिक्षा का भी अधिकार था। ठीक है, घरेलू दास का दोनों में ही प्रचलन था। आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ था। उत्तर वैदिक काल में क्या है, जो मुख्य चीज मानी जाती है वो आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ था। जो आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ आश्रम, ये 3 आश्रमों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो चौथे आश्रम का जो है संन्यास आश्रम का व्यवस्था तो पहले भी थी, लेकिन उसको कालखंड में बांटा नहीं गया था। ठीक है, तो जो संन्यास आश्रम है वो उत्तर वैदिक काल के उत्तर में जब अंतिम में उसका उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। बाकी मुख्यतः 3 आश्रम ही थे। ठीक है मित्रों, और अब धार्मिक स्थिति देखेंगे। ठीक है, धार्मिक स्थिति में क्या है, जो ऋग्वेदिक काल के थे वो लोग आर्य थे, वो प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल में भी बहुदेववाद में तो विश्वास था, लेकिन जो इनके देवता थे वो परिवर्तित हो गए। जैसे ऋग्वेदिक काल में क्या है, इंद्र, अग्नि, वरुण, द्योष, ये इनके प्रमुख देवता माने जाते थे। तथा जो उत्तर वैदिक काल में जो देवता है प्रजापति, विष्णु, महेश, प्रजापति को ही ब्रह्म कहा गया है, विष्णु को पालकहार कहा गया है। ठीक है, ये देवताओं में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया था। इनमें ऋग्वेदिक काल में हिनोथिज्म की अवधारणा थी। हिनोथिज्म की अवधारणा मतलब मित्रों क्या है कि जिस समय आप जिसकी पूजा कर रहे हो उसको ही सबसे बड़ा देवता माना, मतलब वह ही सब कुछ है, वो हिनोथिज्म की अवधारणा मानी जाती थी। ठीक है, उसका कहीं उत्तर वैदिक काल में उल्लेख नहीं मिलता है। मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं थी, तो मंदिर और मूर्ति पूजा उत्तर वैदिक काल में भी नहीं थी। ठीक है, जो ऋग्वेदिक काल में अनुष्ठान करते यानी यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते थे वो सरल तरीके से किया जाता था। परिवार का कोई भी मुखिया होता था वो यज्ञ कर देता था, तथा जो यज्ञ किया जाता था वो फल प्राप्ति हेतु किया जाता, जैसे उसमें पशु वगैरह मांग लिए जाते थे देवताओं से। ये कुछ अनुष्ठान फल प्राप्ति के लिए ही किए जाते थे, सरल तरीके से कोई भी कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने इनमें जटिलता लानी प्रारंभ कर दी, क्योंकि इनको यज्ञ अनुष्ठान करने के बदले कुछ उपहार स्वरूप मिलता था, तो इन्होंने यज्ञानुष्ठानों को जटिल बना दिया। केवल ब्राह्मण ही यज्ञ करते थे। ठीक है, तथा फल प्राप्ति हेतु नहीं, अब इनको क्या है कि अपने मोक्ष प्राप्ति हेतु तथा किसी भी आधार को रख के यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे। ब्राह्मण कहते थे ये चीज होगी तो यज्ञ करना चाहिए, तो राजा महाराजा यज्ञ करते थे। मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा का प्रतिपादन इसी काल में हुआ, तथा जादू और टोने टोट को दोनों काल में माना जाता है। जो मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, लेकिन टोने टोट को या कर्म कांडों का जो भी था प्रचलन वो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल दोनों में मिलता है। ठीक है मित्रों, अब हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुआ भाई, ऋग्वेदिक काल में उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी तथा उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति क्या थी। भौगोलिक स्थिति में यह है मित्रों कि जो आर्य मध्य एशिया से आए थे वो धीरे धीरे बढ़ते हुए ऋग्वेदिक काल में सिंधु नदी तथा उत्तरी भारत के कोनों तक आ चुके थे, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते 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 गंगा के उत्तरी तट तक मतलब बिहार तक पहुंच चुके थे। ठीक है, गंगा और यमुना के दोहा क्षेत्रों में भी फैले, तथा उत्तरी भारत में ये गंगा के उत्तरी नदी के तटों पर यहाँ भी आर्य जो लोग हैं बस गए। तो जो मुख्य तो भौगोलिक स्थिति में देखते हैं तो इनका जो ऋग्वेदिक काल में क्या है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उपयोग मिलता है। इसके आसपास की नदियों का जैसे सिंधु, वितस्ता, वितस्ता को झेलम कहता है, अस्किनी चिनाब कहा जाता है, परुष्णी को रावी नदी कहा जाता है वर्तमान में, शतुद्री को
सतलज, बिपाशा को व्यास नदी कहा जाता है। इनका मुख्यतः ऋग्वेदिक काल में उल्लेख मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, आर्य जो है बिहार की सदा नीरा नदी, मतलब वर्तमान में जो गंडक नदी कहा जाता है, यहाँ तक पहुंच गए थे तथा गंगा के उत्तरी भागों तक भी पहुंच गए थे। ठीक है, इनमें मुजवंत पर्वत के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में त्रिकंदु, केंज, मेनाक पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है तथा जो मुख्यतः नदियों का उल्लेख मिलता है इसमें गंगा व यमुना का उल्लेख मिलता है। ठीक है मित्रों, तो तथा इनका जो दूसरा मृदबांड थे, उन मृदबांडों का जो उपयोग माना जाता है वो माना जाता है पीजीडब्ल्यू मतलब पेटेंट ग्रे जो थे उनको माना जाता है ये इनका चित्रित धूसर मृदबांड। ठीक है मित्रों, इनके जो उपयोग माना जाता है कि चित्रित धूसर मृदबांडों का उपयोग माना जाता है इस कालखंड में। तो मृदबांडों के आधार पर भी इनको बांटा जाता है कि क्या क्या मृदबांड थे, कैसे थे, तो इनको भी इसके आधार पर बोला जाता है कि चित्रित धूसर मृदबांड थे, इनका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो पीजीडब्ल्यू भी बोला जाता था इनके मृदबांडों को याद रखना। उत्तर वैदिक काल के भी जो मृदबांड थे उनको चित्रित धूसर मृदबांड मतलब पेटेंट ग्रे वेयर भी कहा जाता था। ठीक है मित्रों, इस आधार पर अगर हम याद करेंगे दोनों को अगर लिखते हुए तो हमें याद करने में जटिलता नहीं आएगी और एकदम साधारण तरीके से हमें दोनों ही याद हो जाएंगे। इनमें मैं मानता हूं कि सारी चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन जो मुख्यतः अगर कहीं प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम इनके आधार पे ही हमको वो चीजें याद आ सकती है। तो याद करने का जो तरीका है उनको तुलनात्मक याद कीजिए, तो जिसके कारण ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। धन्यवाद मित्रों।